उसने अपने सपनों की लड़की से मुलाकात की, या फिर क्या? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उनकी पहली मुलाकात असली नहीं थी, तुम्हें पता चलने वाला है कि वो असल में एक मेमोरी मशीन में फंसा हुआ था और वो सब कुछ दोबारा जी रहा था। और जिस औरत से वो प्यार करने लगा, उसके पास एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल देता है। वो अतीत में क्यों फंसा हुआ है और ये रहस्यमयी औरत असल में है कौन? वो गायब हो गई और वो बेकरार है, लेकिन हर सुराग उसे एक खतरनाक खेल में और गहरा खींच लेता है। क्या वो एक शिकार थी या फिर उसे बेवकूफ बनाने के लिए भेजी गई एक शातिर झूठी? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उसने बेहद अहम चीज चुराई थी, लेकिन क्या और किसके लिए? तुम उस छुपे दुश्मन पर यकीन नहीं करोगे जो उसे नियंत्रित कर रहा था, और उसका आखिरी गुप्त संदेश जो सिर्फ उसके लिए था, वो तुम्हें तोड़ देगा। पूरी फिल्म का मजा कुछ ही मिनटों में मूवी भाई के साथ। सब्सक्राइब कर लो जी, अब कर भी लो ना, कर लिया ना। ये कहानी है आने वाले कुछ ही सालों में मियामी, फ्लोरिडा की, जहां मौसम में बड़े बदलावों के भयानक असर से हर तरफ बाढ़ और झुलसा देने वाली गर्मी फैल गई है। शहर अपनी पुरानी शान की बस परछाई बनकर रह गया है और वहां के ज्यादातर लोगों को अपने काम धंधे और बाकी चीजें रात में ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि दिन की गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। गरीबी का तो ये आलम है कि कुछ लोग टूटी फूटी बस्तियों में या नावों पर ही रहने को मजबूर हैं। इस उदास और निराशा भरे माहौल में लोग बस किसी तरह अपनी अच्छी पुरानी यादों के सहारे जी रहे हैं। निक और एमिली, जो पहले फौज में थे, उन्होंने रेमिनिसेंस टैंक नाम का एक अनोखा काम शुरू किया है। इस सर्विस से लोग हल्की बेहोशी की दवा और एकदम नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सबसे प्यारी यादों को दोबारा जी सकते हैं। निक तो उनकी यादों को देख भी सकता है और उन्हें होलोग्राम की तरह दिखाकर उस पल को और भी असली जैसा बना देता है। फिर कहानी पहुंचती है निक के फौज के जमाने के एक जानकार हैंक पर, जो यही रेमिनिसेंस सर्विस इस्तेमाल कर रहा होता है। निक उसे 13 साल पहले के एक सुनहरे दिन में ले जाता है, जब वो अपने प्यारे पालतू कुत्ते के साथ खेल रहा था। जैसे ही हैंक उस प्यारी सी याद को दोबारा जीता है, निक बताता है कि ये यादों में खोना भी एक जबरदस्त नशे की तरह है, जो लोगों को अपनों से दोबारा मिलाता है और जिंदगी के सबसे खास पलों को फिर से जीने का मौका देता है। पर निक ये भी चेतावनी देता है कि इन यादों में ज्यादा डूबने से इसकी खतरनाक लत लग सकती है, जो लोगों को उनके बीते कल में ही फंसाकर रख देती है और उनसे उनका आज छीन लेती है। पर आज का हाल तो बुरा है, किसे फर्क पड़ता है? आखिर में निक बताता है कि रेमिनिसेंस टैंक के जरिए जो भी यादें ग्राहक देखते हैं, वो सब छोटी छोटी फ्लैश ड्राइव्स में जमा हो जाती हैं, जिससे इस सर्विस से जुड़े खतरों का और पता चलता है। बाद में रात को जब निक और एमिली अपना काम बंद करने ही वाले होते हैं, मैं नाम की एक लड़की सीधे अंदर चली आती है और अपनी खोई हुई चाबियां ढूंढने में मदद मांगती है। निक जैसे ही उसे देखता है, बस पहली नजर में ही उस पर लट्टू हो जाता है, और एमिली के ये कहने के बावजूद कि अब बहुत देर हो गई है, वो मे की मदद करने का फैसला कर लेता है। बिना वक्त बर्बाद किए वो मे को मशीन से जोड़ता है और उसे उसकी सुबह की दिनचर्या वाली याद में भेज देता है। जब मैं अपनी याद में खोई होती है, निक उसे देखता है और एमिली, जो शायद वही है और मे की याद देख रही है, मे के कमरे की चीजों के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है कि हो सकता है मैंने चाबियां अपने बैग में रखकर ड्रेसिंग रूम में छोड़ दी हूं। इसके बावजूद निक याद को आगे देखने देता है और उसे पता चलता है कि मे तो एक नाइट क्लब में सिंगर है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में चली जाती है, पर गलती से अपनी बालियां वहीं भूल जाती है, जिससे निक को शरीक बनने का एक मौका मिल जाता है। अगली रात निक उसी नाइट क्लब में जाता है, सिर्फ मे की बालियां लौटाने के लिए। मे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो उसके पास जाता है और बालियां लौटाते वक्त उनकी थोड़ी देर बात होती है। तभी अचानक मैं उससे पूछती है कि क्या वो उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देगा। निक, जो अब तक उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह मरमिटा था, बिना एक पल सोचे हाँ कह देता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस रात के बाद निक और मे छत पर बैठकर दिल खोलकर बातें करते हैं। मैं हैरान होती है कि निक खुद क्यों नहीं मेमोरी टैंक का ज्यादा इस्तेमाल करता, जिस पर वो समझाता है कि यादें थोड़ी थोड़ी ही अच्छी होती हैं। तभी अचानक खुलासा होता है कि निक तो इतनी देर से रेमिनिसेंस टैंक में ही लेटा हुआ था, मे के बारे में सोचते हुए। ये सब कुछ तो बस उसके ख्यालों में हो रहा था। एमिली उसे टैंक से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर निक है कि अपनी सपनों की शहजादी के ख्यालों से निकल ही नहीं पा रहा। असल में मैं कुछ महीने पहले बड़े अजीब ढंग से गायब हो गई थी, और अब निक बार बार रेमिनिसेंस टैंक का इस्तेमाल करके उसका पता लगाने में जुटा है। वो अक्सर उस क्लब में भी जाता है जहां मैं काम करती थी और अपने एक दोस्त से कोई खबर पूछता है, पर सब बेकार। जब कुछ समझ नहीं आता तो निक फिर बेहोशी की दवा लेकर मे की यादों में लौट जाता है। एक बार वो अपने दरवाजे पर जोर जोर की आवाज से जागता है।
परेशान और आधी नींद में निक गुस्से में दरवाजे के दूसरी तरफ वाले को खूब सुनाता है और फिर तैश में आकर उनसे भिड़ने बाहर निकलता है। पर जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता, बस जमीन पर एक जोड़ी झुमके पड़े मिलते हैं। निक पहचान जाता है कि ये झुमके उसकी पुरानी दोस्त मे के हैं और वो एमिली को ये बताता है, पर वो एमिली उसकी बात को ये कहकर टाल देती है कि झुमके तो वहां शायद पहले से पड़े हों। बाद में दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं माइल्स नाम के एक मरते हुए मुजरिम की यादें निकालने। निक को कोई काम की बात पता नहीं चल रही होती, फिर वो अपना तरीका बदलता है और उसे माइल्स के बॉस सेंचो और साइरस बूथ नाम के एक बेईमान पुलिस वाले के बीच नाइट क्लब में हुई एक बातचीत दिखती है। और हैरानी की बात ये कि मे भी वहीं गाना गा रही होती है। वो किसी नशे में लग रही थी। जैसे जैसे याद आगे बढ़ती है, निक को पता चलता है कि मे ने सेंट जो का ड्रग्स का एक बैग चुराया था और अगले ही दिन फरार हो गई थी। निक न्यू ऑर्लिन्स पहुंचता है और नकली नाम बताकर सेंट जो के क्लब में घुस जाता है। पर किस्मत खराब, जोजी शायद सेंट जो का आदमी उसका झूठ पकड़ लेता है और जब निक मान लेता है कि वो मे को ढूंढ रहा है तो वो अपने आदमियों से उसकी धुनाई करवाता है, जो बताता है कि जब से मे ने उसके यहाँ चोरी की उसने उसे देखा ही नहीं। फिर वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि निक को पानी में डुबोकर मार डालो। अपने हीरो के लिए तो मामला एकदम संगीन हो जाता है, पर तभी न जाने कहां से एमिली टपक पड़ती है और अकेले ही उन सब बदमाशों से भिड़ जाती है, भले ही वो गिनती में ज्यादा थे। वो एक एक करके अपने पक्के निशाने से सबको वहीं ढेर कर देती है और निक की जान बचा लेती है। मियामी वापस पहुंचकर निक कहता है कि उसे ये सब कुछ बड़ा अटपटा लग रहा है। उसे यकीन है कि मे बस उसके साथ खेल रही थी और उसने जरूर उनसे भी कुछ चुराया है। एमिली को लगता है कि वो बस वहम कर रहा है, पर निक उसे याद दिलाता है जब वो पिछली बार में से मिली थी। फिर वो एमिली से कहता है कि वो खुद रेमिनिसेंस टैंक में जाकर इस मामले की तह तक पहुंचे। याद में हम देखते हैं कि गायब होने से कुछ दिन पहले मैं हाथ में वाइन की बोतल लेकर एमिली से मिलने आई थी। दोनों ने अपने रिश्तों और घर परिवार के बारे में खूब सारी गपशप की थी। मैं ये भी कबूल करती है कि उसे ड्रग्स की बहुत बुरी लत है। बाद में जब एमिली वॉशरूम जाती है तो मैं चुपके से मेमोरी वॉल्ट यादों वाले कमरे में घुसकर एक मेमोरी चिप उड़ा लेती है। आज में जैसे ही एमिली टैंक से बाहर आती है वो मे के नशे की बात छिपाने के लिए अपनी सफाई देती है, पर निक उसकी बात को अनसुना करके सीधा मेमोरी वॉल्ट की तरफ दौड़ता है। थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि एल्सा करीन नाम की एक लड़की की मेमोरी चिप गायब है। ये एल्सा उनकी रेगुलर क्लाइंट थी और कुछ हफ्ते पहले वो भी लापता हो गई थी। अगले दिन निक एल्सा को ढूंढते हुए एक तैरते हुए बाजार में जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि एल्सा मर चुकी है। और तो और उसके बच्चे फ्रेडी को मे जैसी ही दिखने वाली एक लाल बालों वाली औरत ने अगवा कर लिया था। ये बात सुनकर निक को बड़ा सदमा पहुंचता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं मुजरिम तो नहीं। फिर भी वो मे को ढूंढना जारी रखता है। तभी एक आदमी उसे एक वीरान घर में घेर कर खूब पीटता है। वो निक को धमकी देता है कि अगर उसने मे को भूलने की कोशिश नहीं की तो अगली बार जान से जाएगा। उस हमले के बाद निक अपने ऑफिस लौटकर फौरन अपनी यादों को दोबारा खंगालता है, किसी सुराग की तलाश में। जरा गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही बेईमान पुलिस वाला साइरस था जो सेंट जो का आदमी था। उसके बारे में और जानने के लिए निक और एमिली फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं, पर बाहर इतनी भीड़ जमा होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। मालूम पड़ता है कि शहर का सबसे रईस बिजनेसमैन सिल्वन अभी अभी गुजर गया है और उस वक्त उसकी बेवा पत्नी तमारा और बेटे सेबेस्टियन को बाहर लाया जा रहा था। तमारा को देखते ही निक पहचान जाता है कि वो तो पहले रेमिनिसेंस टैंक की क्लाइंट रह चुकी है, तो वो सीधा अपने ऑफिस भागता है और उसकी याद प्ले करता है जिसमें वो अपने पति सिल्वन के साथ डांस कर रही होती है। इसके फौरन बाद वो एल्सा की याद भी देखता है जिसमें वो अपने रईस बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। जब निक दोनों वीडियो मिलाता है तो उसे आदमी की आवाज जानी पहचानी लगती है और ये बात पक्की हो जाती है कि एल्सा का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि खुद सिल्वन से था और फ्रेडी उन्हीं के नाजायज रिश्ते की निशानी था। सारी बातें समझने के बाद निक इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिल्वन के दूसरे बेटे सेबेस्टियन ने ही साइरस को एल्सा और उसके बेटे को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। उसका मकसद साफ था, माइनस वो अपने बाप की दौलत का अकेला मालिक बनना चाहता था। ये सब पता चलने के बाद निक तय कर लेता है कि वो इस मामले की जड़ तक जाकर रहेगा, तो वो बंदूक उठाकर अपने ऑफिस से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक गुस्से में तमारा के घर पहुंचता है। वो मियामी के उस सबसे पॉश इलाके में रहती थी जहां अब भी अमीरी और ठाट बाट कायम थे। वहां पहुंचकर निक को देखकर लोग उसे गलती से कोई डांसर समझ बैठते हैं जिसे नाच गाने के लिए बुलाया गया था। कोई तो उसे कहता है, खूब लटके झटके दिखाओ वुल्वी।
पर निक चुप रहता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी बहाने उसे कुछ पता चल जाए। थोड़ी देर में उसकी मुलाकात तमारा से होती है और वो गुस्से में उससे मे और एल्सा के बारे में सवाल करता है। तमारा, जो डिप्रेशन के कारण अपनी बहुत सी यादें भूल चुकी थी, बस इतना बताती है कि मे और साइरस किसी चीज पर साथ काम कर रहे थे। उसे ये भी अंदाजा होता है कि तमारा को अपने पति के एल्सा के साथ चक्कर के बारे में पता था, पर इससे पहले कि तमारा कुछ और बता पाती, सेबेस्टियन वहां आ धमकता है और ये सोचकर सिक्योरिटी बुला लेता है कि निक उसकी मां को तंग कर रहा है। गार्ड्स निक को बाहर तो निकाल देते हैं, पर साइरस का पता बताकर उसकी मदद भी कर जाते हैं, माइनस वो भी उस कमीने पुलिस वाले से परेशान थे और चाहते थे कि उसका किस्सा खत्म हो। निक उस पते पर पहुंचता है तो उसे मे जैसी एक औरत दिखती है। वो जोश में उसके पीछे जाता है, पर वहां उसका इंतजार साइरस कर रहा होता है। साइरस वही गाना गुनगुना रहा था जो निक को मे से पहली मुलाकात की याद दिलाता था। साइरस बताता है कि उनकी सारी मुलाकातें एक चाल थीं। मे का काम था निक को पटाना, रेमिनिसेंस टैंक इस्तेमाल करवाना और एल्सा की वो चिप चुरानी जिसमें सिल्वन के साथ उसकी यादें थीं। सिल्वन अपनी एक शर्मनाक बात छिपाना चाहता था। साइरस पास की खिड़की से भागता है, निक उसके पीछे। दोनों में जबरदस्त गुत्थम गुत्था होती है, कभी धूप में तो कभी पानी के अंदर। आखिर में निक साइरस को काबू करके बेहोश कर देता है और उसे अपने ऑफिस ले जाकर रेमिनिसेंस टैंक में डाल देता है। साइरस की यादों से निक के होश उड़ जाते हैं। मे का उसके साथ रिश्ता सरासर झूठ था। वो साइरस के लिए काम करती थी और निक में दिलचस्पी का नाटक कर रही थी। उसके दोस्तों से मिली ताकि उसके बारे में जानकर उसका भरोसा जीत सके। निक तो सदमे में आ जाता है, वो जिसे इतने वक्त से अपनी हमसफर मान रहा था। एक और याद दिखाती है कि साइरस ने ही एल्सा को मारा था। मे ने सब देख लिया था और फ्रेडी को लेकर भाग गई थी। निक साइरस से पूछता है कि वो आखिरी बार में से कब मिला था। साइरस याद करता है कि वो निक के ऑफिस के बाहर में से मिला। जब वो दरवाजा पीट रही थी तो वो उसे घसीट कर ले गया। मे का एक झुमका वहीं गिर गया था। निक गुस्से से पूछता है, तूने उसके साथ क्या किया? साइरस याद करता है कि उसने मे को मारा पीटा, उसे ड्रग्स देकर फ्रेडी का पता उगलवाने पर मजबूर किया। तभी होलोग्राम पर में नजर आती है। साइरस की यादों से निक से बात करती है, अपने प्यार का इजहार करती है और इशारा करती है कि फ्रेडी कहाँ है। वो हमेशा से जानती थी कि निक साइरस को पकड़ ही लेगा, इसीलिए तो उसने निक के लिए एक राज वाला पैगाम छोड़ा था। पर अफसोस, आखिरी याद में निक को ये भी पता चल जाता है कि जब मे पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मे की मौत से बुरी तरह टूटकर निक बदला लेने की ठान लेता है। उसने साइरस को हुक्म दिया कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल याद करे और फिर उसे बार बार वही भयानक मंजर झेलने पर मजबूर कर दिया। उस याद में दिखता है कि सेंट जो के आदमी मुनाफे की चोरी की सजा के तौर पर साइरस का चेहरा जला रहे हैं। पर निक का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उसने साइरस की उस खौफनाक याद का वोल्टेज और बढ़ा दिया और उसे उसी पानी के टैंक में तड़प तड़प कर मरने दिया। तेरा खेल खत्म बच्चू। इसके बाद निक सीधा सिल्वन के घर पहुंचता है और सेबेस्टियन से उसके बाप की जायदाद के लिए एल्सा की जान लेने का जवाब मांगता है। वो ये भी खोल देता है कि उसे सेबेस्टियन के बाप और एल्सा के चक्कर के बारे में सब मालूम है। ये सुनकर सेबेस्टियन गुस्से और सदमे से पागल हो जाता है और निक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिर में वो बंदूक खुद पर तान लेता है और वही भयानक काम करने को तैयार हो जाता है। मगर इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, ठीक उसी वक्त उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसे समझा बुझाकर शांत करती है। जब मामला निपट जाता है तो निक एमिली के पास जाकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। वो उसे मे, साइरस और उनके बुने धोखे के पूरे जाल की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए एमिली को वापस अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अपने आखिरी लम्हों में निक रेमिनिसेंस टैंक में जाता है, खुद को तारों से जोड़ता है और अपनी ही यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में हम उसे मे के साथ बिताए पलों को दोबारा जीते हुए देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं, एकदम शांति से। कई साल बाद एमिली अपनी बेटी के साथ रेमिनिसेंस टैंक पर निक से मिलने आती है और उसके लिए फूल रखकर जाती है। फिल्म इसी सोच पर खत्म होती है कि हाँ, बीते कल में जीना खतरनाक तो हो सकता है, पर अपनी सबसे खूबसूरत यादों को दोबारा जीना आज में सुकून पाने का एक जरिया भी बन सकता है। भले ही तुम्हें इसकी लत लग जाए और तुम मर भी जाओ।